सबसे बड़ी खबर कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं इस संगठन को बैन क्यों किया गया? इस संगठन ने एक बड़ी गलती की। पूरे दिन आपने खबर देखी कि पीएफआई को बैन कर दिया गया। बड़ी गलती यह थी कि टारगेट पर दरअसल मोदी, और इसलिए पीएफआई बैन। यह जो गलती थी यह पीएफआई को बहुत भारी पड़ी। पीएफआई बेशक अपने पैर पसार रहा हो, बहुत सी गतिविधियां भी अंजाम दे रहा था देश में, उसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, या जहां ये अपराध कर रहे थे वहीं एक्शन हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद है पीएफआई ने अपने टारगेट पर मोदी को ले लिया। उन्हें लगा मोदी को हटाएंगे देश से तभी अभी अपना एजेंडा हिंदुस्तान पे थोप सकते हैं, और इसलिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर, यही दिन, यही जगह पीएफआई के दरअसल बोरिया बिस्तर बंद करने के, पीएफआई की दुकान बंद करने की तारीख इसी दिन लिख दी गई। ये प्रधानमंत्री मोदी रैली के लिए पहुंचे थे, एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे बिहार पटना, जहां पीएफआई ने उनको टारगेट पर लेना था, और यहीं से पीएफआई के पूरा इंतजाम कर लिया गया था इस तारीख के बाद। जरा रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में पीएफआई का बोरिया बिस्तर बंद, लेकिन यह तैयारी 2.5 महीने पहले ही कर ली गई थी। जुलाई 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से पटना की फ्लाइट ली थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, और यही पीएफआई ने मोदी को निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मोदी पटना विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। देश की प्रगति में जो रुकावटें होती थी उनका समाधान हुआ और एक नया विश्वास भी पैदा हुआ। बस इसी प्रोग्राम में मोदी के खिलाफ पूरी बिसात बिछाई जा चुकी थी। पीएफआई मोदी को हटाकर ही अपने मिशन में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मोदी पर स्ट्राइक से पहले ही पीएफआई पर हो गई सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी के खिलाफ साजिश रचने वालों को पुलिस ने बिहार के फुलवारी शरीफ से धर दबोचा, और उसी दिन पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और आइए अब आपको जल्दी से बताने जा रहे हैं कि पीएफआई के बैन में मोदी कनेक्शन क्या है, क्या हुआ उस रोज। दरअसल 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसने पीएफआई पर बैन लगा दिया। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, और पीएफआई पर पूरी तरह से सील लग चुकी है। हुआ क्या, ध्यान से पढ़िएगा। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में धमाके की साजिश रची गई, और यहीं से पीएफआई ठिकाने लगाने की तैयारी हो गई। दरअसल हुआ यह कि पटना में थानेदार इकरार अहमद के फोन पर एक मैसेज आया। थानेदार थे इकरार अहमद, उनके फोन पर मैसेज आया, और मैसेज में लिखा था, मुसलमानों को भड़काने का मैसेज था जो उनके व्हाट्सएप पर आया था दरअसल। और फुलवारी शरीफ और दानापुर में सभी लोगों को ये मैसेज भेज दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक पहले। मैसेज में क्या लिखा था देखिए ध्यान से। मैसेज में लिखा था, असली मुसलमान बन जाओ। मुसलमानों को यह मैसेज किया गया और लिखा गया, असली मुसलमान बन जाओ। भला असली मुसलमान कैसे बनेंगे? इस मैसेज को पढ़कर थानेदार इकरार चौंक गए कि दाल में कुछ काला है। ऐसे ही मैसेज नहीं भेजा जा रहा है। मैसेज में लिखा था, शर्म करो, डूब मरो। फुलवारी शरीफ के असली मुसलमान कब बनोगे? इस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा। सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। उस मैसेज में था, तुम कब आवाज उठाओगे? यह मैसेज थानेदार के फोन पर आ गया। मैसेज के बाद एक जगह जमा होने की अपील की गई कि सभी लोग एक जगह जमा होंगे। पटना के साथ देश के अन्य शहरों में दरअसल दंगे की साजिश थी, और यह कब? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में मौजूद हैं। इकरार अहमद ने लिखित बयान पर बाकायदा एफआईआर दर्ज करवा दी। माहौल खराब करने और दंगे की तैयारी की शिकायत की गई। साथ ही साथ आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग ने बिहार एटीएस को संदिग्ध ताहिर का नंबर दिया इस मामले में कि यह साजिश ताहिर रच रहा है। ताहिर व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन था, सोचिए।
और पीएफआई का सपना था भारत को गजवाए हिंद बनाना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था ये ताहिर। जांच में आईएसआई और पाकिस्तान के हाथ होने के भी सबूत मिले। आरोपी ताहिर का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। लेकिन आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना पीएफआई के खात्मे की तैयारी हो चुकी थी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद पीएफआई पर निगरानी शुरू हुई और पीएफआई पर एक्शन शुरू हुआ। पीएफआई पर पहला एक्शन जो हुआ वो आपको दिखाने जा रहे हैं। भोपाल में पीएफआई के दफ्तर पर सील लगा दी गई, ताला बंद, दफ्तर बंद, यानी पूरी तरह से दुकान बंद पीएफआई की। भोपाल की तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं शाहीन बाग। उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर एक्शन हुआ। देश के अलग अलग शहरों में पीएफआई के जो दफ्तर थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। पीएफआई के समर्थक, कार्यकर्ता और सदस्य गिरफ्तार हो गए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, एक बड़ी कार्रवाई इन सब के बाद हुई। ये जो आप देख रहे हैं पीएफआई पर बैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राजपत्र ये सुबह 6 बजे के आसपास जारी हुआ पीएफआई पर बैन का। यह भारत सरकार का गृह मंत्रालय का राजपत्र है जिस पे लिखा है पीएफआई को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की है। बस यहीं से पीएफआई का शटर डाउन हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस राजपत्र में क्या लिखा हुआ है जो भारत सरकार ने जारी किया है। देखिए जरा, यह है वो राजपत्र। इस राजपत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है पीएफआई पर बैन को लेकर बाकायदा गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। गेजेट का मतलब है राजपत्र, और पहली बार दुनिया में 1566 में गजेट सामने आया। और सरकारी गजेट मतलब कानूनी नोटिस जारी करना। इसमें लिखा क्या है? इस गजेट में सरकार ने पीएफआई के एक एक गुना की फेहरिस्त दी है। पहला गुना देखिए, इसमें लिखा हुआ है पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे हैं। पहला गुने में शुमार सिमी भारत में प्रतिबंधित संगठन है। दूसरा गुना देखिए जरा, पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिदीन से रहा है। यह जो जमात उल मुजाहिदीन है बांग्लादेश का यह संगठन है जो भारत में बैन है पूरी तरह से। तीसरा गुना, आईसिस सहित कई आतंकी संगठनों के साथ पीएफआई के संबंध रहे हैं। चौथा गुना, चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा था यह पीएफआई। पांचवा गुना, एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। छठा गुना जो इस राजपत्र में लिखा है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है पीएफआई। सातवां गुना, विदेशों से धन हासिल कर देश विरोधी साजिश कर रहा था। आठवां गुना, विदेशों से धन हासिल कर देश में माहौल खराब करने की तैयारी थी। नवां गुना, बार बार हिंसक और विध्वंसक कार्यों को अंजाम दे रहा था। 10वां गुना, दूसरे धर्म के लोगों की निर्मम हत्या की जा रही थी। यह था राजपत्र, और इस राजपत्र